स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य EFM, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। एक बीकॉम सेकेंड ईयर में आर्थिक पर्यावरण, इसमें मैं ग्रामीण वित्त की बात कर रहा था। मेरे पिछले वीडियोस में आपने ये चैप्टर लगातार पढ़ रहे हैं। आप एक टॉपिक था किसान साख पत्र या कृषि साख की एक अभिनव स्कीम। मैंने आपको इसको डिटेल रूप से बता दिया था पिछले वीडियोस में कि किसान पत्र क्या है। मैंने आपको बताया था 1998 में किसानों को अल्पकालीन साख प्रदान करने के लिए एक अभिनव स्कीम है। इस स्कीम का नाम किसान क्रेडिट कार्ड है। KCC हमने उसको बोला था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था KCC यानी किसान साख योजना की जो प्रमुख विशेषताएं थी, पात्रता, किसान कार्ड क्या होता है, किसान की कितनी सीमा होती है, किसान कार्ड की अवधि क्या होती है, किसान कार्ड की राशि और उसका आहरण किस प्रकार से होता है, किसान कार्ड के निर्गमन की प्रक्रिया क्या है, और किसान कार्ड का प्रारूप क्या है, और किसान के लिए जो कार्ड है उस पर जो पैसा लिया जाता है उसकी ब्याज दर क्या है, और इसको जारी करने वाली कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इसके अंदर कोई दुर्घटना बीमा है क्या, ये सारी अपने बात कर ली थी। अब बात करते हैं कि किसान कार्ड योजना का मूल्यांकन। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में शुरू की गई ये अभिनव स्कीम न केवल किसानों को लाभ पहुंचाती है, अपितु ये बैंकों को भी लाभ पहुंचाती है। इस स्कीम के माध्यम से बैंकों के पास उपलब्ध तरल कोषों का अर्थव्यवस्था, विशेषकर कृषि के विकास के लिए उपयोग किया जाता है। किसानों तथा बैंकों ने इस योजना को व्यापक रूप से स्वीकार किया। किसानों को समय समय पर पर्याप्त मात्रा में साख उपलब्ध होने लगा। किसान कार्ड के माध्यम से बैंकों द्वारा कृषकों को दिए जाने वाले ऋण की प्रक्रिया काफ़ी सरल हो गई और किसानों को आसानी से क्रेडिट मिलने लगी और किसान धीरे धीरे अपनी आवश्यकता के अनुसार इन कार्डों का प्रयोग करने लगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि किसान ये सोचने लगा, अगर मेरे पास किसान कार्ड योजना है, किसान कार्ड है, तो मेरी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। डैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसी कारण से ये स्कीम तेज़ी से लोकप्रिय हो गई। निश्चित रूप से ये एक अच्छी शुरू क्रिया थी। फिर भी हर स्कीम में कठिनाई और बाधाएं आती हैं। उसी प्रकार इस स्कीम में भी बहुत सारी बाधाएं थी, जैसे बैंकों के प्रबंधक और कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन संभव नहीं हो सकता। या क्या वो KCC को कहते हैं अनावश्यक है, ये चक्कर अनावश्यक है, तो दूर रहते हैं। और दूर दराज में जो गांव रहने वाले किसान हैं, उनको तो अभी तक KCC की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी। रिजर्व बैंक जो जारी करता है निर्देश बैंकों के लिए कि क्या रेट होगी KCC की, वो बैंक नहीं मानते हैं। इसके अलावा प्रारंभ में जो बटाईदार थे, उनको KCC योजना के अंतर्गत ये सुविधा प्राप्त नहीं थी। और बैंकों ने क्या किया, महंगी दर से KCC पर शुल्क चालू करना गया। इसके अलावा भी सुविधा शुल्क भी वसूलने लगे। जो थे ना कौन किसान, उनकी जमाबंदी, गिरदावरी, भूमि का नक्शा आदि करने के लिए उनको चाहिए होती है बैंक के लिए, तो आदि के लिए बैंक अधिकारी कर्मचारी सुविधा शुल्क भी वसूलने लगे। और कृषि वर्षा पर आधारित कृषि है, तो इसके लिए क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड बैंक जारी नहीं करने लगे। ये समस्याएं होने लगी। इसके अलावा मैं बात करूं कि
मैं बात करूं महाजनों का प्रभाव, जो ग्रामीण वित्त की जो कमियां हैं या दोष है, ये तो मूल्यांकन कर लिया मैंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का। अब मैं बात करता हूँ भारत में ग्रामीण वित्त की कमियां या दोष। देखिए, महाजनों का प्रभाव पहली बात है। भारत में अधिकांश कृषक गांव में रहते हैं, वहाँ संस्थागत साख की व्यवस्था का अभाव है, इसलिए किसान को मजबूर होकर गांव के साहूकार से ऋण लेना ही पड़ता है। इसमें साहूकार का व्यक्तिगत प्रभाव भी काम करता है, और यदि किसान एक बार उस चुंगल में फंस गया तो वो परमानेंटली उस चुंगल से निकल नहीं सकता है। अपर्याप्त वित्त व्यवस्था। भारत में ग्रामीण वित्त की जो बात करते हैं हम, तो किसान बहुत गरीब होता है। दूसरा, वैज्ञानिक कृषि के आधार पर वो कार्य नहीं करता, वैज्ञानिक कृषि नहीं करता है। तो सरकारी जो एजेंसी है ना, बैंक, सरकार और एजेंसियाँ, वो उसे तुलनात्मक रूप से कम वित्त उपलब्ध करवाती है। ब्याज दर का भार। यद्यपि भारत और वित्तीय संस्थाओं का प्रयास रहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों का जो वित्त दिया जा रहा है वो कम ब्याज दर का हो, लेकिन औपचारिकताओं की अधिकता के कारण ये अधिक व्यय वाला पड़ता है। ऋण वितरण में पक्षपात। ग्रामीण वित्त व्यवस्था का लाभ वास्तव में आवश्यक जो गरीब किसान है उस तक नहीं पहुंच पाता है। ये देखा जाता है कि जो संपन्न किसान होता है, वो साहूकार होता है, स्थानीय नेता आता है, वो उन ऋणों का लाभ उठा लेते हैं, और जो वंचित है, गरीब है, कारीगर है, वो बेचारा बिना उसके ही रह जाता है, बिना वित्त के ही रह जाता है। भ्रष्टाचार। सरकारी व सहकारी समितियों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार विद्यमान है। ऋण स्वीकार कराने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, अतः ऋणों का पूरा लाभ वांछित व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है। टाइम पर ऋण नहीं मिल पाता, उनको समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है। यह भी देखा गया है कि संस्थागत ऋण व्यवस्था में अनेक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है, जिसके चक्कर में किसान को समय पर ऋण नहीं मिल पाता है, और ऋण विलंब हो गया तो वो अनुपयोगी हो जाता है। फिर किसान क्या करेगा? किसान उसको अनुपयोगी कार्यों में लगा देता है। ग्रामीण साख में कृषि ऋणों का कम हिस्सा। प्राय ग्रामीण साख को कृषि साख का पर्याय माना जाता है, लेकिन भारतीय जो ग्रामीण है उन्हें जो ऋण दिया जाता है उनका हिस्सा बहुत कम है। दूसरे शब्दों में, ग्रामीण भारत में प्रदत्त कुल ऋणों का 64% भाग कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है। ये अन्य क्षेत्र है उद्योग, खनन, उत्खनन, निर्माण, रिटेल ऋण, व्यापारिक ऋण, पेशेवर या अन्य सेवाएं। ग्रामीण भारत में व्यक्तिगत ऋणों के रूप में भी काफ़ी अधिक राशि ली जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि अशिक्षा, अज्ञानता, कमज़ोर आर्थिक स्थिति व मनोबल की कमी से कृषि साख का वास्तविक लाभ असली हकदार तक नहीं पहुँच पाता है। गाँव की गंदी राजनीति के कारण भी सरकारी योजनाओं का सही रूप से लागू नहीं हो पाती है, और उनका सही रूप से लाभ नहीं पहुँच पाता है। इसलिए जो लक्ष्य दिखाए जाते हैं, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते हैं। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ी है। ग्रामीण व्यवस्था को सुधारने के सुझाव। भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए एक उचित व संस्थागत साख व्यवस्था की आवश्यकता है। हमारे देश में इसका तेजी से विकास किया जा रहा है, किंतु यह विकास कृषि की व्यापकता को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। अतः इसके विकास के लिए कुछ सुझाव भी अर्थशास्त्री देते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सहकारी साख व सहकारी विपणन में आवश्यक रूप से तालमेल होना चाहिए। मैं वापस रिपीट करता हूँ, जो सहकारी साख है और सहकारी विपणन है, उनमें आवश्यक रूप से तालमेल होना चाहिए। कृषकों को रुपये उधार देते समय इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि वह अपनी उपज को सहकारी समितियों के माध्यम से बेचे। इससे संबंधित स्वीकृति रूप में किसान से पहले ले लेनी चाहिए, और साख समितियाँ और सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से अपना व्यापार, अपनी कृषि, अपना जो खेती है उसको बेचे। कोऑर्डिनेट होना चाहिए। कृषि वित्त प्रदान करने वाली विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में आपस में कोऑर्डिनेट होना चाहिए। सहकारिता का प्रचार प्रसार बहुत मात्रा में किया जाना चाहिए। सहकारी साख समितियों के पूंजीगत साधनों में वृद्धि की जानी चाहिए। इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए। योग्य प्रबंधक हो, योग्य व्यक्ति हो, कर्मठ व्यक्ति हो, तभी हम
ग्रामीण क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था सुधार कर सकते हैं। जमा बीमा पद्धति होनी चाहिए। विभिन्न स्तरों में सहकारी बैंकों को स्वयं से अधिक जमा प्राप्त करनी चाहिए तथा जमा बीमा पद्धति को विकसित करना चाहिए। केंद्रीय सहकारी बैंक कमजोर केंद्रीय बैंकों का जो कमजोर केंद्रीय बैंक है जो जिला स्तर पर होते हैं उन बैंकों का पुनर्गठन और पुनर्स्थापना की जानी चाहिए और जिले में एकमात्र सहकारी बैंक होना चाहिए। उपज ऋण पद्धति किसानों में उपज ऋण पद्धति क्रॉप लोन सिस्टम की प्रथा को विकसित किया जाना चाहिए। प्रतिभूति के रूप में भूमि पर जोड़ न देकर किसानों की ऋण अदायगी की योग्यता पर जोर देना चाहिए और ऋण प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। अनावश्यक रूप से औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी चाहिए। अनावश्यक रूप से औपचारिकताएं रख देते हैं, किसान बेचारा परेशान हो जाता है, अनपढ़ है, कमजोर है, अशिक्षित है, उसे आप इंग्लिश के फॉर्म पकड़ा देते हैं। डेट इज अ बैड थिंग ना। और ऋण चुकाने पर जोर दिया जाना चाहिए। लघु सीमांत किसान हैं और अन्य काश्तकार हैं, उनको साग की पहुँच मिल गई है तो भूमि पर जोर न देके उसको ऋण चुकाने की बात पर जोर देना चाहिए। आप भूमि गिरवी रख देता है बेचारा और उसके आधार पर आप लोन देते हैं, गलत है ना। उसकी योग्यता क्या है, वो ऋण क्या चुकाएगा, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सिंचाई, चकबंदी, भूमि सुधार आदि जितने भी कार्यक्रम हैं उनको सरल बनाकर गाँव में रोजगार और आमदनी बढ़ानी चाहिए, जिससे कम से कम निर्धनता का कुचक्र तो टूटे और किसानों में बचत की आदत का विकास किया जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। किसान करता क्या है, किसान जो उत्पादन वाली चीज़ें हैं उसे छोड़कर वो उपभोग चीज़ों में लग जाता है। शहरी क्षेत्रों की जगह फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी सब इसमें बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है। पहले वो क्या करता था, परंपरागत अनुपयोगी कार्य करता था, जैसे नुक्ता कर दिया, 12वीं कर दी, ये सब कार्यों में लगा रहता था। अब वो क्या कर रहा है, अब उपभोग योग्य साधनों में अपना व्यय कर रहा है। तो देखिए इस तरह कृषि वित्त की व्यवस्था में सुधार संभव हो पाएगा। अब बात करते हैं कुछ सवालों का कि इस चैप्टर में से, और मेरे हिसाब से शायद लगभग मैंने ये जो राजस्थान में आर्थिक प्रणाली है ये आपको पूरी कंप्लीट कर दी है। इस के अंदर इस चैप्टर के अंदर जो सवाल थे वो ये हैं कि ग्रामीण वित्त के प्रमुख स्रोत बताइए और कृषि विकास के लिए उनके सापेक्ष महत्व की व्याख्या कीजिए। कृषि वित्त पद्धति के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न समयों पर कौन कौन सी साख संस्थाओं का निर्माण किया और क्यों, इसकी प्रकृति का उल्लेख कीजिए। सहकारी साख ढांचे का वर्णन कीजिए। भारत में ग्रामीण वित्त की कमियां बताइए और उन्हें दूर करने के सुझाव दीजिए। भारत में ग्रामीण वित्त के विभिन्न स्रोतों के तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। भारत में ग्रामीण वित्त के प्रमुख स्रोत, टिप्पणी लिखिए। छोटा आ सकता है 10 सवाल का क्वेश्चन। किसान साख पत्र योजना कृषि साख में मील का पत्थर साबित हुई है, स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसान साख पत्र योजना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। किसान साख में इस स्कीम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। देखिए 2017 में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। राजस्थान में ग्रामीण वित्त के प्रमुख स्रोत और ग्रामीण वित्त का महत्व। ठीक है, एक 2018 में रिपीट क्वेश्चन आया, राजस्थान में ग्रामीण वित्त की समस्याओं का वर्णन कीजिए, इन्हें दूर करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं। तो 2017-18 मतलब इस चैप्टर में से क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है ग्रामीण वित्त के प्रमुख स्रोत और उसके स्रोत हैं, उसकी प्रमुख कमियों को बताइए। इस तरह से आपको ये चैप्टर देखना है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य AFM, राजकीय महिला विद्यालय शाहपुरा।